जय हिंद। तो आज देखते हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो है ये एक स्पीच है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट के अंदर दिया था। एंड ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने थे जब इंडिया आज़ाद हो गया था। और इन्होंने जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था। तो इन्होंने 14 अगस्त के मिडनाइट पे 14 अगस्त 1947 के मिडनाइट पर ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच उस दिन भी दी थी। तो जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो उसकी खुशी को बांटने के लिए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच का यूज़ किया था। और ये जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी है ये 20th सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्टेस्ट स्पीच माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच को दिया था। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने पहली बार दिया था। और उसके बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो 14 अगस्त मतलब 14 अगस्त की आधी रात के बीच में इन्होंने दिया था, जब डिक्लेयर हो गया कि यस इंडिया इज़ नाउ ऑफिशियली फ्री फ्रॉम कॉलोनियल रूल, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तब इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी एट आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14 अगस्त 1947 दिया था। तो ये ख़ास चीज़ है क्योंकि जब हम 200 साल की गुलामी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो स्पेशल ओकेजन पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बीच रात में जब घोषणा हुई थी कि यस अब इंडिया फ्री है, तब उन्होंने स्पीच को हमारे इंडिपेंडेंस के का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रखा। और 20th सेंचुरी का ये सबसे बेस्टेस्ट स्पीच माना जाता है। नॉन वायलेंट मूवमेंट जो गांधी, इसमें अब जैसे ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी थी, इसमें क्या था इस स्पीच में, तो कुछ बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कस करते हैं कि कैसे इंडिया जो कंट्री है, तो बेसिकली ये जो स्पीच है अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कस किया कि इंडिया कैसे कॉलोनियल रूल का शिकार होने से पहले कैसा था एज अ कंट्री, एंड जब ब्रिटिश यानी कि जब कॉलोनियल रूल इंडिया पे इस्टेब्लिश हुआ उसके बाद इंडिया कैसे एज अ कंट्री चेंज हुई। ठीक है, तो दोनों टाइम के सिचुएशन को उन्होंने कंपेयर करते हुए अपने स्पीच में बताया था कि कैसे जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो आप सबने ज़रूर ये बात सुनी होगी कि भारत को या इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था या सोने की नगरी कहा जाता था। तो फिर अब सोने की नगरी का क्या मतलब है कि इंडिया में पूरा सोना सोना था? नहीं, यहाँ पे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के होते थे और उससे बहुत कमाई होती थी, इसीलिए इसको कहा जाता था सोने की चिड़िया। तो इस जो इनकी द ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच है, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने बेसिकली जो गांधी ने इंडिया के लिए किया, कैसे वो जब हिंदुस्तान आए उन्हें सारे सर्कमस्टांसेस को समझा कि कैसे ब्रिटिश ने अपना कब्ज़ा इंडिया पे जमा लिया है एंड अब उन्हें फ्रीडम की ज़रूरत है, पूर्ण स्वराज की ज़रूरत है। तो अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी में इन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट बाय गांधी जी, जो उन्होंने अपना नॉन वायलेंट मूवमेंट बहुत सारा स्टार्ट किया था, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, ऐसे बहुत सारे। तो उन सब की तारीफ़ की, उन सब के बारे में ज़िक्र किया अपने इस स्पीच के अंदर। और उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे ब्रिटिश थोड़े कमज़ोर हो गए थे क्योंकि उन्हें इंडियन आर्मी की ज़रूरत थी कि वो उनकी तरफ से लड़े। तो उन्होंने वो भी डिस्कस किया कि कैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो इंडियंस ने, जो जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, गांधी हैं, इन्होंने पूरी मांग रख दी कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो अब यहाँ पे अंग्रेज़ जो है प्लानिंग करने लगे थे, उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आने लगा था कि अब उन्हें झुकना पड़ेगा। फिर भी वो थोड़ा बहुत अपना कोशिश कर रहे थे, कोई भी अपना सत्ता क्यों छोड़ना चाहेगा। फिर इसमें इन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच में डिसएग्रीमेंट के बारे में भी बताया, जब कि कैसे गांधी, नेहरू और जिन्ना की आइडियोलॉजीज़ अलग हो गई, थॉट्स अलग हो गए, आइडियाज़ अलग हो गए एंड उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया, चेंजेस आ गए, दूरियां बढ़ गई। फिर अब यहाँ पे डिवीज़न हो गया इंडिया का, नहीं चाहते थे गांधी जी या नेहरू कि इंडिया का डिवीज़न हो। लेकिन 200 ऑफ ईयर ऑफ रूल के बाद, मतलब 2 साल इंडिया पे, भारत पे रूल करने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो फाइनली इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देती है और टू नेशन थ्योरी बन जाती है। मतलब इंडिया दो देश में बच जाता है, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान में। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि इंडिया का डिवीज़न हो। उसके अलावा ये जो अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच है, ये 20th सेंचुरी की बेस्ट स्पीच इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स को, एस्पेक्ट्स को
जवाहरलाल नेहरू ने रेफ़र किया था, जैसे पॉवर्टी एंड डिजीज़, कि कैसे इंडिया के अंदर जो अंग्रेज आए हैं उन्होंने अपना सारा कंट्रोल बना लिया, हमारा ही पैसा हमसे लूट लिया है। जो ज़मींदार हैं, चाहे जो अनाज है वो अच्छा उगे या ना उगे, उन्हें टैक्स देना ही है। तो कैसे जो किसान है या नॉर्मल इंसान है उस पर उसको गरीबी का शिकार होना पड़ रहा है, कैसे उसको बीमारी का शिकार होना पड़ रहा है माल न्यूट्रिशन के कारण, फेमाइन के कारण, और कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को तबाह किया अंग्रेज़ों ने लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए। तो इंडिया में जो वो भी एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था वो भी ख़त्म हुआ, जिससे पॉवर्टी एंड डिजीज़ आई। तो ये अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्पीच में कंसीडर किया। मतलब वो बेसिकली इंडिया का हाल बता रहे हैं कि कैसे इंडिया का हाल क्या था ब्रिटिश का आने से पहले और उन्होंने आकर क्या कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को अपने स्पीच में शी कहा, क्योंकि ये जो कंट्री है वो ना ही मेल है ना फीमेल है। तो एक टर्म, एक मेटाफर यूज़ किया उन्होंने, एक ऐसा शब्द जिससे वो उभर के आ सके भारत, तो इसीलिए उन्हें इंडिया का टर्म यूज़ किया शी, जैसे हम भारत माता बोल देते हैं। तो इंडिया, और उन्होंने एक और भी बात कही थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के अंदर, इंडिया विल अवेक, इंडिया ज़रूर उठेगा। तो ये बहुत ही पावरफुल शब्द थे जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कंसीडर किए थे। इसके अलावा पेट्रियोटिक फीलिंग, ये जो स्पीच है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पूरा पेट्रियोटिक फीलिंग से भरा हुआ है। पेट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति, देश प्रेम से। जाहिर सी बात है यहाँ पे हर एक इंसान पूर्ण स्वराज बोल रहा है, आज़ादी की मांग कर रहा है। तो ये क्या है, पेट्रियोटिक फीलिंग ही तो है, अपने देश को आज़ाद कराने की तो फीलिंग ही तो है, पॉवर्टी ख़त्म करने की तो फीलिंग है। तो इस स्पीच में पेट्रियोटिक फीलिंग को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया नेहरू ने। ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन का टाइटल दे दिया महात्मा गांधी को इस स्पीच के जरिए। अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को अपने जनरेशन का ग्रेटेस्ट मैन बता दिया, क्योंकि जैसे वो नॉन वायलेंट का यूज़ करके उन्होंने हमें आज़ादी की राह तक पहुंचाया, या वो कैसे नॉन वायलेंट अहिंसा का यूज़ करते थे, जल्दी वायलेंट नहीं होते थे। तो वो चीज़ें गांधी को सबसे अलग बनाती थी। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो स्पीच है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उसमें उनको ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन का खिताब दिया। आर्किटेक्ट ऑफ फ्रीडम, ये जो स्पीच है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये पूरी एक खुली किताब है, खुले पन्ने हैं कि कैसे भारत जो है फ्रीडम तक पहुंचा, कैसे इसका फ्रीडम तक पहुंचने की दास्तान रही। फादर ऑफ नेशन का टाइटल महात्मा गांधी को दिया गया, वो भी अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में जवाहरलाल नेहरू ने मेंशन किया। ओल्ड स्पिरिट ऑफ इंडिया, कहते हैं स्पीच में अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के अंदर जवाहरलाल नेहरू की गांधी जो है उनके अंदर ओल्ड स्पिरिट है इंडिया की, मतलब वो भारत का जो एक एक पन्ना है वो पहले दिन से जानते हैं, और जब तक ब्रिटिश ने हम पे दबाव डाला वहाँ तक पहले की बातें भी जानते हैं, अभी की भी जानते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से फ्रीडम को संभाला। व्हाट इंडिया इज़ ऑल अबाउट, अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के अंदर गांधी ने पूरा कंप्लीट इंडिया के बारे में बताया है कि इंडिया क्या है एज अ कंट्री, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसके अंदर है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, ये सब कुछ इंडिया के बारे में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के अंदर नेहरू ने बताई। पोइटिक वर्ड्स, फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस, पहले दिन जो 14 अगस्त की मिडनाइट पे इन्होंने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच को सबके आगे रखा, तो उसमें कुछ पोइटिक वर्ड्स यूज़ किए थे, जैसे पंखुड़ियाँ, इंडिया विल अवेक, इंडिया को श्री का टाइटल दिए। तो ये क्या है, पोइटिक ही तो है वर्ड्स। इमोशंस एंड टीयर्स, अब जाहिर सी बात है कि 200 साल किसी एक पावर का गुलाम रहना, और कहाँ हमारी कंट्री इतनी ग्लोरियस थी, है ना। तो इमोशन से भरा ये दास्तां है 200 ईयर का रूल, और काफ़ी आंसू भी रुलाए इसने खून के। बहुत सारे प्रॉब्लम्स से हम उभर कर हमने आज़ादी ली थी, कितने सारे मूवमेंट चलाए गए, वापस लेना पड़ा, और भी कितनी कितनी जाने गई, है ना, और क्या क्या नहीं हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम। तो ये था पूरा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आई होप आपको समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।